सॉल्व भी किया था, 11th क्लास में किया होगा ना बेटा। अभी चलिए वापस से 11th में ही आ गए हम। चैप्टर कौन सा है हमारा? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 11th की दुनिया में हम वापस आ चुके हैं। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है पहले ये समझ लें, फिर हम इसको बनाना भी सीख लेंगे, है ना बेटा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बैंक। बैंक के बारे में जानकारी रखते हो बेटा? बैंक किसको बोला जाता है? बैंक मेक्स माई लाइफ सिंपल एंड सिक्योर। बेटा हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज। हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पैसे कहाँ रखे हमने? घर में। हम पैसे कमा के निकले घूमने, हम घर से बाहर, चोर घर के अंदर, सारा पैसा साफ। तो जितनी मेहनत करी, मेहनत सारी की सारी एक दिन में क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। एक दिन में सारा का सारा धन, सारा का सारा पैसा, अमाउंट चोरी चला गया। बताइए बेटा प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? कमाई तो सालों साल करी थी, लेकिन पैसा इमीडिएटली चोरी हो गया। इसके लिए एक कंसेप्ट पिक्चर में आया बैंक। बोला आप अपना पैसा, अपनी रिसोर्स, अपनी मनी आप बैंक में जमा करके रखें। घर में कुछ रखना ही नहीं है, आराम से घूमने जाना, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई भी आपके घर में घुसेगा तो आपकी तिजोरी खाली ही मिलेगी। अब खाली तालों को तोड़ते रहो, क्या फर्क पड़ेगा बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बैंक और बैंक के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। बैंक है क्या? क्योंकि आगे जाके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है। बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? पासबुक। और हमारी एक बुक होती है जिसका नाम क्या होता है? कैश बुक। बैंक की जो पासबुक होती है ना, उसका दूसरा नाम बैंक स्टेटमेंट भी होता है। क्या नाम होता है बेटा? बैंक स्टेटमेंट। हम पासबुक बहुत पुराना नाम है, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर ना टाइम ना बड़ा एडवांस हो गया है। अब कोई पासबुक अपडेट नहीं कराता अपने घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो बात अलग है। पासबुक का मतलब एक उन्होंने बुक बना के दे दी होती है, जो हम बैंक में जाते हैं, बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को अपडेट कराते हैं। और वही बुक हम बैंक में जाके अपडेट ना कराएं, अपने घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग लॉगिन करें और हमारी अकाउंट की डिटेल जो हमको चाहिए वो हम बैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में निकाल सकते हैं कि कब हमको बैंक ने डेबिट किया, कब हमको बैंक ने क्रेडिट किया। ये बात क्लियर है? तो आज के टाइम में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखना थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था? बैंक के साथ ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराना बहुत मुश्किल टास्क हुआ करता था। पैसे जमा कराने तो बहुत लंबी लाइन में लग के जमा कराने, पैसे विड्रॉ करने तो लंबी लाइन में लग के विड्रॉ करने। आज के टाइम पर आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है? सर हमने एक ऐप डाउनलोड किया होता है, उससे बैंक अकाउंट कनेक्ट होता है, सेकंडों में पेमेंट कर देते हैं, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, है ना। डायरेक्ट एप्लीकेशन से पेमेंट कर देते हैं, एटीएम में कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता, जाते हैं हम कैश विड्रॉल कर लेते हैं। वो पुराने टाइम की समस्याएं खत्म हो गई। पुराने टाइम पर पासबुक भी अपडेट कराने में बड़ा इशू रहता था। पासबुक बैंक में लेके जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन आपको फेस करनी पड़ रही है, तो हम पासबुक ना कई बार मंथली अपडेट कराया करते थे कि भाई मंथ में एक बार चले जाएंगे, एक बार अपडेट करा लेंगे, है ना। तो मेन मुद्दा यह है, आज के ट्रांजैक्शन और पुराने टाइम के ट्रांजैक्शन में फर्क है। लेकिन फिर भी ये जो चैप्टर बना हुआ है, कुछ कुछ पुराने टाइम के कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सर पुराने टाइम के कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हमारे ज्यादातर बैंक के ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर रखे हैं और जो हमारी कैशबुक में रिकॉर्डेड है, उनमें डिफरेंस होता ही होता था। लेकिन आज हम रियल टाइम में बैंक में कब अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, कब डेबिट हो रहा है, हमको रियल टाइम में मैसेज मिलते रहते हैं। तो यहां डिफरेंस के रीजन आज के टाइम में बहुत कम रह जाते हैं। तो ओल्डन टाइम के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे अभी भी हम वो मैनुअल अकाउंटिंग के टाइम में जी रहे हैं। पासबुक हम अपडेट करा के लाते हैं, पासबुक और कैशबुक के बैलेंसेस में कई बार डिफरेंस आ जाता है, और उस डिफरेंस को हम कैसे मिलान करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, ऐसे मुद्दे इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ रहे हैं। तो बेटा
और इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आएगा, आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, आपसे पासबुक का बैलेंस वर्कआउट कराया जाएगा, रीजन के डिफरेंस के रीजन बता रखे होंगे आपको। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जाहिर सी बात है, बेसिक तौर पर जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट ने कंसेप्ट दे रखे हैं कि भाई बैंक क्या है, वो कंसेप्ट हमको आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम बैंक की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ बैंक के तौर पर। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा जहां पर हमारी फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, या तो पैसे जमा करेंगे या हम उधर से पैसे लोन के तौर पर रिसीव करेंगे। दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि हमसे ये पैसा भी जमा करते हैं फ्रॉम द पब्लिक और प्रोवाइड द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ साथ में लॉट मोर फाइनेंशियल सर्विसेज ये हमको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करेंगे। आगे जब हम बैंक की बात करेंगे तो इट हेल्प इंडिविजुअल्स, यही बैंक हमारी मदद करेंगे। इट हेल्प द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस सेव, मैनेज, ट्रांसफर, बोरो मनी सेफली। और यही सारे बैंकर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बैंकर्स आपकी क्या करेंगे, टाइम टाइम पर हेल्प करेंगे। और हेल्प कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन्स की हेल्प करेंगे, बिजनेसेस की हेल्प करेंगे कि आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। बेटा सेव का फंडामेंटल क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पॉकेट में पैसे हो तो बचा सकते हो क्या उसे? क्या आपकी पॉकेट में पैसा होता है तो क्या वो सेव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर पॉकेट में पैसा है तो खर्च होके ही मानेगा। पैसा आज तक किसी का नहीं रुका, जिसके पास आता है उतनी स्पीड से वापस जाता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, कहीं पर ऐसा सिस्टम बना दो जहां मजबूरी में पैसा जाना ही जाना हो। अब बैंक के साथ आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले ली कि जहां पर हर मंथ आपको लेट सपोज 25,000 का पेमेंट करना ही करना है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो आपके पैसे को सेव करने के लिए बहुत तरीके की पॉलिसीज बना के देते हैं कि आप धीरे धीरे जमा करते रहो और एक टाइम के बाद आपको सर्टेन सा अमाउंट मिल जाएगा। ऐसी कुछ पॉलिसीज आपको बनाते हैं, तो पैसे की सेव करने में मदद करते हैं, मनी को कहीं ना कहीं सेफ रखने में भी मदद करते हैं। सेव करना और सेफ रखना दोनों अलग अलग बातें। हमारी एक आदत होती है खर्च करने की, उस आदत से पैसे को बचा के निकालना मतलब सेव करना, और सेफ रखना मतलब हम घर से बाहर गए, घर में चोर घुसे और पैसा सारा गायब, मेहनत की कमाई सारी बेकार चली गई। तो बैंक में रख दोगे तो वहां हर दिन एक पर्सन, हर दिन वहां सिक्योरिटी रहेगी, ईच एंड एवरी टाइम, दिन रात वहां सिक्योरिटी रहेगी। आप कहीं भी आओ कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा सेफ रहेगा। ये बात क्लियर है? तो जब भी हम बेटा बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल और बिजनेसेस का टाइम टाइम पर मनी को सेव करने और सेफ रखने में ये मदद करते हैं। ये बात क्लियर? आगे हम बात करेंगे बेटा, बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पीपल हैविंग द सरप्लस फंड। बोला जिनके पास सरप्लस फंड है उन पर्सन और जिनको फंड की नीड है, उन दोनों के बीच में बैंक लिंक के तौर पर काम करेंगे। मान के चलो हमको सैलरी मिलती है, हम हर महीने अपने एक्स्ट्रा फंड को बैंक में जमा करा देते हैं, वही एक्स्ट्रा फंड बैंक को उठा के बिजनेसमैन को उधार दे देता है जिसको बिजनेस चलाना है, जिसको पैसे की जरूरत होती है। तो बेटा दोनों तरीके की एक्टिविटी यहां पर कंसीडर होती है, यानी जिसके पास फालतू पैसा है उसका, उसके और जिसके पास जिसको पैसे की जरूरत है, उन दोनों के बीच में बैंक क्या काम करेगा, लिंक का काम करेगा, दोनों की कनेक्टिविटी बनाएगा। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को बेहतर चलाने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए बैंक हमारे इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में काम करते रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक की बात करें, बैंक क्यों हमको अच्छा लगता है, क्यों हम बैंक को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों हम बैंक के साथ डीलिंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब हमारा कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक में। बैंक के साथ डीलिंग करने का पर्पस या रीजन समझो। पहला रीजन है कि यहां पर ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आपका पैसा क्या रहता है, सेफ रहता है। ये एक रीजन है। अपने पैसे की सेफ्टी के लिए आप पैसा कहां जमा करते हो, बैंक में। बेटा बचपन में आप अपना पैसा मम्मी के पास जमा कर देते होंगे, शुरुआत में तो करा ही होगा, धीरे धीरे ही तो विश्वास अविश्वास में बदलता है। भाई ऐसा होता है ना, आपकी इनकम होती है, गेस्ट आपको पैसे दे के गए तो फिर आप क्या करते हो, गेस्ट जब आपको पैसे दे के जाते हैं तो आप क्या करते हो, पैसे मम्मी को जमा करा दिए, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं मुझे दे दो, सेफ रहेंगे और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगे, हाँ या ना, मिलते हैं वापस। फिर वो विश्वास हमारा उठ जाता है धीरे धीरे,
फिर हम अगली बार से वो पैसे जमा नहीं कराते। किसी भी पर्सन को देंगे तो पर्सन की इंटीग्रिटी पर डाउट रहेगा, वो दिए भी जा सकते हैं, नहीं भी दिए जा सकते। ऐसा नहीं सारी मम्मी संसार की खराब होती हैं, कुछ मम्मी ऐसी भी होती हैं जहां आपने 1000 दिए, वो आपको 5000 आपके ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके वो 1000 रुपये खर्च नहीं होते कि हमारा 1000 का बैलेंस अभी भी बना हुआ है। आप अपनी कमी नहीं देखोगे, मम्मी से पैसे दिए 1000, पैसे लेते भी रहे, लेकिन लास्टली जब भी हम पैसे लेते बोलते हैं ये वो वाले पैसे नहीं, ये तो तुमको देने ही था, तुम्हारी मजबूरी थी। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे दिक्कत रहेगी। लेकिन हम बैंक की बात करते हैं, बैंक वहां कोई इमोशनल रिलेशनशिप सामने नहीं आती, वहां सिंपल सी बात है, तुमने जितना जमा कराया एक एक पाई एक एक रुपया आपको वापस मिलेगा, हाँ है ना। तो बैंक की बात करते हैं, पहला मुद्दा आपका पैसा क्या रहता है, सेफ रहता है। बैंक के अलावा किसी पर्सन को दोगे तो पैसे का कोई भरोसा नहीं है, वो सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। दूसरा, फैसिलिटेट क्विक एंड सिक्योर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बेटा बैंक से जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्विकली हो जाता है, सिक्योर वे में हो जाता है। अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, क्या सेकंडों में पेमेंट हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आज बैंक में पैसा जमा करा दिया, अगर आपको वापस चाहिए तो पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके 1 साल बाद पैसा आपके पास आएगा। ऐसा होता है क्या कि बैंक में जमा तो करा दिया लेकिन विड्रॉ करने में 1 साल का टाइम लगेगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। बैंक में जो पैसा जमा कराते हो तो क्विकली आपको वापस भी मिल जाता है, ये भी एक फैसिलिटी होती है। इस वजह से भी हम बैंक को लाइक करते हैं, जब बोलो तब पैसा वापस ले लो। लेकिन याद रखना बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में अपने किसी जानकार, अपने किसी मित्र, अपने किसी दोस्त को पैसे दे देना मतलब पैसे देना और रिश्ता खराब करना। जैसे ही आपने पैसे दिए दोस्ती खत्म, जैसे ही आपने पैसे दिए वो रिश्ता खत्म। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पर्सन को पैसे दोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो तब वापस नहीं करेगा। आप पैसे मांगोगे, सामने वाला क्या बोलेगा? भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, दे देंगे तुम्हारे पैसे, पैसे ले लिए तुमने तो दिमाग खराब कर रखा है। वहीं आपको गुस्सा आ जाएगा, बोला जब पैसे दिए थे तब तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, वापस मांग रहा हूं तो पैसे दिए नहीं जा रहे। लेकिन बैंक के पास जब जाओगे तो बैंक कभी नहीं मना करेगी, बैंक कभी ऐसे नहीं बोलेगी भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, ले लेना 1 साल बाद आकर के पैसे। तो बैंक के पास जब भी जाओगे पैसे जमा करने जमा हो जाएंगे, और जब विड्रॉ करना चाहोगे तो विड्रॉ। और इवन तो ऐसा भी कर सकते हो, बैंक में जाके अंदर जमा कराओ, बाहर जाके एटीएम से निकाल लो। जिस काउंटर पे जमा कराओ उसी काउंटर पे अगले मिनट फिर एक स्लिप लेके चले जाओ, मुझे तो पैसे विड्रॉ करने, मना नहीं करेगा वो, मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पैसे जमा कराए, जब जमा कराओ तब कराओ, और जब पैसे विड्रॉ करने तब विड्रॉ कर सकते हो। तो बैंक में दूसरा फायदा ये होता है कि क्विक और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड लोन फैसिलिटी। बैंक आपके पास ना अलग अलग टाइप की डिपॉजिट और लोन फैसिलिटी देते हैं। डिपॉजिट मतलब आप ना करंट अकाउंट ओपन करा लो, जब मर्जी पैसे जमा कराओ, जितने बार जमा कराने जमा कराओ, जितने बार विड्रॉ करने उतने बार विड्रॉ करो। सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, आप ऑनलाइन अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन आप अगर वहां बैंक में जाकर के कैश विड्रॉल कर रहे हो तो एक लिमिट तक के ट्रांजैक्शन तो अलाउड है, बट एक लिमिट के बाद वो बैंक चार्जेस लगाना चालू कर देते हैं। तो बोला अलग अलग टाइप के अकाउंट खुला करके आप वहां पर डिपॉजिट से रिलेटेड फैसिलिटी ले सकते हो। बेटा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसे होता है ना, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेटा सेविंग और करंट अकाउंट तो आपने सुना होगा। फिक्स डिपॉजिट में क्या फीचर होता है, पैसे अभी जमा करा दो लेकिन वापस मिलेगा एक टाइम के बाद, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है सॉरी ऐसा नहीं है कि आप पैसा वापस नहीं ले सकते, ले सकते हो, परंतु फिर बैंक चार्जेस ज्यादा कटेंगे। एफडी में भी पैसा वापस ले सकते हो, बट आपने एक टाइम तक पैसा जमा कराया और बीच में आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हो तो फिर चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं आपके ऊपर। तीसरा होता है बेटा रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट सुना है आपने? दैट मीन्स पैसा जब जमा कराते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस इंस्टॉलमेंट में जमा कराते हैं, मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, लेकिन वो पैसा मिलता है एक सर्टेन से टाइम के बाद, मतलब एफडी की तरह ही होता है। लेकिन एफडी में क्या होता है, वन टाइम डिपॉजिट
और फिर एक टाइम के बाद आपको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि जब आपके पास पैसा थोड़ा थोड़ा होता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आप रेगुलर बेसिस पे जमा कराते रहेंगे, एक सर्टेन से टाइम के बाद वो पैसा मिलेगा आपको। रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों ही टाइम डिपॉजिट होती हैं। कौन सी डिपॉजिट होती है बेटा? टाइम डिपॉजिट, जहां पर एक टाइम के बाद पैसा मिलता है। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब मांगो तभी पैसा बिना किसी कंडीशन के वापस मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो जब भी हम बैंक में बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट हम जमा करा सकते हैं, लोन फैसिलिटी हमको मिल सकती है। प्रमोट करते हैं ये कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को। बैंकर्स की बात करें, आज के टाइम में कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे यूपीआई वगैरह की हम बात कर लेते हैं। बिजनेस के प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह मिल जाता है, जिनको आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हो। और आगे इन्होंने बात करी, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारे मुद्दे यहां पर बेटा डिस्कस करे जाते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बैंक के नाम से। क्या मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं? इंपोर्टेंस ऑफ बैंक के नाम से। अब आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ बैंक, यानी बैंक का रोल हमारा क्या होता है। बैंक के रोल की जब बात करेंगे, रोल का मतलब है एक्टिविटीज वो क्या क्या करते हैं। बेटा जैसे डे टू डे लाइफ में अभी आपका रोल क्या चल रहा है, क्या रोल प्ले करते हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आपका डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे क्या रूटीन और रोल क्या रहता है? बेटा दो तीन काम ही रहते होंगे, या तो पढ़ना, या खाना खाना, या इंटरटेनमेंट करना, या कोई ऐसा भी रोल है कि सर घर गृहस्थी भी चलानी है हमको, पैसा भी कमा के लाना है, ऐसा भी रोल है क्या? नहीं। लेकिन आपके फादर का रोल अलग रहता होगा, सारे दिन वर्क करना, पैसे कमा के लाना, सारे परिवार को मैनेज करना, ये अभी उनका रोल रहता होगा। तो लाइफ में हमारे रोल अलग अलग होते हैं। अब हम अपने रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी रोल की बात कर रहे हैं? बैंक के रोल की बात कर रहे हैं, रोल ऑफ बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो बैंक क्या क्या एक्टिविटी करते हैं डेली बेसिस पर, वो सारी एक्टिविटीज को लिखते जाना है। ये बात समझ में आ रही है? रोल ऑफ बैंक में क्या लिखोगे? बैंक के थ्रू जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनको एक एक करके हम राइट डाउन करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। दैट इज कवर्ड अंडर द हेड रोल ऑफ बैंक। जब रोल ऑफ बैंक की बात करेंगे तो पहला रोल सेफ कस्टडी ऑफ मनी। बेटा आपकी मनी को सुरक्षित कौन रखता है? बैंक रखता है। तो ये एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? ये सेफ कस्टडी किसी किसी दिन होती है, डेली बेसिस पर होती है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि बैंक में कुछ टाइम पैसा तो तिजोरी में रखा जाता है, कुछ टाइम आपके पैसे को निकाल के सड़क पर रख देते हैं कि बोला बच गया तो वापस से तिजोरी में रख देंगे, चला गया तो चला गया। ऐसा होता है क्या? आपने जो पैसा जमा करा दिया वो हमेशा ही क्या रहेगा? सेफ कस्टडी में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकता। अगर कुछ चोरी होती भी है तो उस नुकसान को कौन बियर करेगा? बैंक बियर करेगा, आप बियर नहीं करोगे। बैंक प्रोवाइड करता है एक सिक्योर प्लेस टू कीप मनी, दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस और मिस यूज ऑफ कैश। बैंक में पैसा जमाए तो किसी भी तरीके से आपका पैसा चोरी नहीं जाएगा। तो पहला रोल क्या हो गया? सेफ कस्टडी प्रोवाइड करना। यह बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या तो नहीं? दूसरे रोल की बात कर लेते हैं बेटा, डिपॉजिट फैसिलिटी। बैंकर्स क्या करेंगे? आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेटा कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं हम? सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? फॉर इंडिविजुअल्स के लिए होता है सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाता है। बट हम बात करते हैं करंट अकाउंट, तो ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए होता है, जहां फ्रीक्वेंट और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे हम सेविंग अकाउंट से अगर हम लेट सपोज 1 करोड़ का ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर इतना इजीली नहीं होगा, और वो कई बार तो किसी किसी बैंक में जाके कराना पड़ता है, घर से कर ही नहीं सकते। लेकिन बिजनेस अकाउंट अगर आपका होगा, करंट अकाउंट अगर आपका होगा, तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो और फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, कितने बार भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को। ये बात क्लियर?
अगला होता है बेटा एफडी अकाउंट, मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला एक लंबे टाइम के लिए पैसा जमा करा देते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अगला होता है आरडी। आरडी की बात करते हैं, कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली एंड अर्न इंटरेस्ट। यहां पर जो पैसा जमा कराते हो रेगुलर बेसिस पर, फिक्स अमाउंट, और बट आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये पैसा जो वापस होगा एक फिक्स टाइम के बाद वापस होगा। तो बेटा सेविंग, करंट, एफडी, आरडी में डिफरेंस समझ में आ गया। तो अगला काम क्या होता है बैंक का, अगली एक्टिविटी क्या होगी, अगला रोल क्या होगा, सेफ कस्टडी के बाद दूसरा रोल क्या था, डिपॉजिट फैसिलिटी। और डिपॉजिट फैसिलिटी मल्टीपल अकाउंट ओपन करा के दी जाती है। यह बात क्लियर है। अगले मुद्दे की तरफ बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट एस्पेक्ट है लोन फैसिलिटी। क्या हमारे पास पैसे नहीं है, क्या हमको पैसे बैंक उधार दे सकता है? जब हमारे पास पैसे नहीं होते, क्या बेटा पैसे हमको बैंक उधार दे सकता है? हमको बेटा पर्सनल लोन चाहिए। मतलब पर्सनल लोन का मतलब होता है अपनी पर्सनल एक्टिविटीज पर उस पैसे को खर्चा कर सकते हो। पर्सनल, आप उस पर्सनली उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा पर्सनल लोन की जब बात करते हैं, आप एक लोन उठा लेते हो, उसके बाद क्या सामान खरीद के लाओगे, कहां यूज करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोन लिया, लोन लेने के बाद घर के जो यूज करने के आइटम परचेस करके ला रहे हो, वो भी आप पर्सनल लोन के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। लोन लेकर के घर में किसी बच्चे की शादी कर सकते हो। पर्सनल लोन आपका किसी भी शादी फंक्शन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपको दिया, आप जहां खर्च करना चाहो करो। दूसरा एजुकेशनल लोन की बात करेंगे, लेकिन इस लोन का पैसा कहां जाएगा, एजुकेशन में ही खर्च होगा। आप एजुकेशन लोन के नाम से लोन लेकर के अदर एक्टिविटीज पर खर्च नहीं कर सकते। आपको सारे कोटेशन देने पड़ते हैं, कहां पर पैसा जमा कराना है, कैसा कितना जमा कराना है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। और एजुकेशन लोन की कंडीशन ये होती है कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो लोन का पैसा आपको क्या कर दिया जाएगा, आप उस लोन के पैसे को एजुकेशन कंप्लीट होने पर वापस करोगे। और उसके बाद से ही मोस्ट ऑफ द टाइम पर आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। ऐसा होता है ना, अगर एजुकेशन लोन लिया, आज लोन लिया, अगले महीने से ईएमआई स्टार्ट हो गया, तो ईएमआई कहां से भरोगे? तो अक्सर करके इस टाइप के लोन में ये फैसिलिटी होती है कि जब पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लोन तब से आपको जमा कराना चालू करना है। होम लोन्स की बात करते हैं। घर नहीं है आपके पास, घर खरीदने के लिए लोन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि होम लोन के नाम से आपने लोन उठाया और उसको यूज कर लिया आपने अदर एक्टिविटीज में। आप ऐसा नहीं करते। बैंकर्स देखते हैं क्या आप वास्तविकता में घर खरीदने के लिए ही लोन ले रहे हो, और ऐसे केस में वो डायरेक्ट ना सेलर के नाम से चेक बनाते हैं जिससे आप घर खरीद रहे हो। आपके अकाउंट में उस पैसे को डायरेक्ट डालने के बजाय किसके नाम से चेक बनता है, सेलर के नाम से। पर्पस क्या है कि आप उस पैसे को घर खरीदने में इस्तेमाल करें, क्योंकि होम लोन बहुत सस्ता पड़ता है। 6-7% पे होम लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन आपका 18% तक जाके मिलता है। तो ये हो सकता है क्यों पर्सनल लोन के नाम से लो, बट बोला होम लोन के नाम से लिया जा रहा है तो चेक उसी के नाम से बनेगा जिसको लोन जा रहा है। व्हीकल लोन अगेन सस्ता होता है, लेकिन यहां भी जो लोन का चेक बनता है वो किसके नाम से बनता है, जो भी आपका डीलर होगा उसके नाम से चेक बनेगा, उसको डायरेक्ट पेमेंट जाएगा। बिजनेस लोन की बात करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो बैंक की बात करें, पहला बेटा रोल होता है सेफ, आपकी मनी को सेफ कस्टडी में रखना। दूसरा डिपॉजिट फैसिलिटी, तीसरा लोन फैसिलिटी, और फोर्थ वन इज पेमेंट एंड कलेक्शन सर्विसेज। बेटा एक बात बताओ, अगर सपोज दैट आज की डेट में आप मोबाइल का अपना रिचार्ज करते हो, कैसे करते हो? सर करते ही नहीं है। कौन करता है रिचार्ज? पापा। कैसे करते हैं बेटा? अरे कैसे करते हैं बताओ ना। ऑनलाइन। बेटा ऑनलाइन में भी एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, जैसे फोन पे, गूगल पे ओपन किया, उसमें रिचार्ज फैसिलिटी आती है, क्लिक किया, नंबर डाला, डायरेक्ट पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो रिचार्ज कराने कहाँ जाना पड़ता? किसी रिटेलर के पास जाना पड़ता। चल के जाना तो पड़ता ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराते हो, कैसे जमा कराते हो? ऑनलाइन जमा करा देते हो। एप्लीकेशन ओपन करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करा, इलेक्ट्रिसिटी में जाके कौन सा वाला बोर्ड है वो सेलेक्ट करा, आपने अपना मीटर नंबर डाला और अकॉर्डिंगली आपका बिल जनरेट होकर के आ जाता है, और वहाँ उसे इमीडिएटली पे कर दिया। आपको कहीं नहीं जाना पड़ा। वेरियस फैसिलिटीज आपको बैंकर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले दौड़ना भागना पड़ता था। तो पेमेंट, बिल पेमेंट हो,
सैलरी क्रेडिट करना हो, मनी ट्रांसफर करना हो, चेक कलेक्शन और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी फैसिलिटी आपके कौन प्रोवाइड करता है? बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं। ये बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। अगला मुद्दा, रिकॉर्ड कीपिंग। एवरी बैंकिंग ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड, हेल्प इंडिविजुअल और बिजनेसेस मॉनिटर देयर इनकम, एक्सपेंसेस एंड अकाउंट बैलेंसेस। बेटा एक बात बताओ, पिछले महीने आपने कितना खर्च किया? आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा टोटल लगा करके? अरे लास्ट मंथ में कितना खर्च किया? इस मंथ, करंट मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले महीने 1 तारीख से लेकर के एंड ऑफ द मंथ तक आपने कितना खर्च किया? कोई बताएगा? है किसी के पास रिकॉर्ड? क्यों नहीं है बेटा? खर्च कर रहे हो तो रिकॉर्ड भी मेंटेन करो। मुश्किल है ना? लेकिन अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन करते, एक अकाउंट ओपन करा के, तो आप सारे महीने का टोटल इमीडिएटली निकाल सकते थे। बैंक स्टेटमेंट निकालो, मंथ का बैंक स्टेटमेंट, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, दैट्स इट। सारे अगर ट्रांजैक्शन आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट से सारी डिटेल वर्कआउट कर लेते हो, सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ये बात क्लियर है? तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो बैंक की बात करते तो ये रिकॉर्ड कीपिंग में भी आपको मदद करता है। वैसे हम डेली बेसिस पर जो पैसा खर्च करते रहते हैं उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता, कई बार स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। बैंक इनकरेज करता है यूज ऑफ यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। मतलब बैंक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आपके बने हुए हैं। बेटा यूपीआई करना हो, एक दिन में कितना मैक्सिमम यूपीआई हो जाता है? अनलिमिटेड? 10-20 लाख, 50 लाख? हाँ या ना? नहीं होता बेटा। एक अकाउंट से एक दिन में आप जब पेमेंट करोगे ना तो कितने का होगा? 50,000 का। करके देखना। आप पहले एक काम करना, जिस दिन किसी को 2,000 पे करो ना तो अपने मम्मी या पापा के अकाउंट में उस दिन ट्राई करना 50,000 की वैल्यू डाल करके। 2 तो ऑलरेडी पे हो चुका है, उसके जस्ट बाद अगला ट्रांजेक्शन अपने घर वाले किसी अकाउंट में ट्राई कर लेना, 50,000 वैल्यू और डाल देना, तो कितने हो जाएगा? 52। तो 50,000 का पेमेंट आपका फेल बता देगा। लिमिट है ना? बट यूपीआई का एडवांटेज क्या है? जगह जगह आप पेमेंट करते फिरते हो। क्यों लिमिट लगाई गई है यूपीआई पे? समझो, यूपीआई का जो पिन है वो किसी को भी आइडिया लग सकता है, हाँ है ना? आप अपना मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, किसी चोर ने आपको पकड़ा, गर्दन पर चाकू रखा, बोला यूपीआई से ट्रांसफर करो 5 लाख, बोला कि भर लो 5 लाख, आप ही भर दो 5 लाख इसमें अमाउंट, आप ही मेरा पिन डाल दो इसमें, कर लो ट्रांसफर। 5 लाख ट्रांसफर होगा ही नहीं। कितना होगा मैक्सिमम? 50,000। तो मैक्सिमम लॉस कितना जाएगा? 50,000 का। उससे ज्यादा तो लॉस नहीं होगा ना। बेटा आप ना क्यूआर से भी पेमेंट करते होंगे। जैसे किसी ने आपको क्यूआर भेजा और आप क्या करते हैं, अपने पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं, वहां पर इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इमेज आपकी गैलरी में जो आई होती है उसे आप सेलेक्ट कर लेते हो और वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का जो अकाउंट डिटेल है आपके में आ जाती है और वहां पेमेंट डालने का ऑप्शन आ जाता है। अगर इस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं तो 2,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं होगा, राइट? लेकिन क्यूआर अगर किसी पेपर पर प्रिंट है, कहीं पर चिपका हुआ स्टिक है, अगर आप उसको कैमरे से स्कैन करोगे तो ये माना जाता है कि आप शॉप पर हैं, वहां पेमेंट पे 2,000 की लिमिट नहीं होती, वहां पेमेंट आप 50,000 तक कर सकते हैं, हाँ या ना? वही हमने क्यूआर, अब जो क्यूआर गैलरी से स्कैन ना करके किसी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया और दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करके तब हम उसे स्कैन कर रहे हैं, तब भी हम 50,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि ये जितने भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट हुए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सब में डिफरेंस क्या है? इन सब में डिफरेंसेस हैं चार्जेस के और अमाउंट के। कहीं चार्ज लगता है तो कहीं चार्ज नहीं लगता, कहीं इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है तो कहीं डिले से पेमेंट होता है। जैसे एनईएफटी करोगे तो यहां पर क्या होगा? पेमेंट तो फ्री होगा, आपका ट्रांसफर तो फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो पैसा कुछ टाइम में अपडेट होता है।
1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए, इट मे बी पॉसिबल वो 2 मिनट में रिफ्लेक्ट हो जाए। वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। बट एनईएफटी में टाइम लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन वहीं आप आईएमपीएस कर दोगे तो इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर होगा। आपने आपके अकाउंट से इधर डेबिट होगा और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आपको चार्ज लग जाएंगे। बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो आरटीजीएस कराना पड़ेगा। बात वही है कि ऑनलाइन ट्रांसफर ही चल रहा है सारा, लेकिन नाम बदल जाते हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बोला कि ये जो बैंक है ना, कैशलेस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं बेटा हम? क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रोल ऑफ बैंक। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रोल ऑफ बैंक। बैंक के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला रोल क्या था बेटा? सेफ कस्टडी। दूसरा रोल क्या था? दूसरा रोल क्या था बेटा? डिपॉजिट फैसिलिटी। तीसरा लोन फैसिलिटी। चौथा हमारा पेमेंट एंड कलेक्शन सर्विसेज। पांचवा हमारा रिकॉर्ड कीपिंग। और सिक्स्थ वन इज कैशलेस ट्रांजेक्शंस। और आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंक मदद करता है। बेटा बैंक कहां मदद करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सीएस बनने के बाद ह्यूज नॉलेज होगी आपके पास, उस नॉलेज के बेस पर जॉब इमीडिएटली मिल जाएगा, जॉब कर सकते हो। लेकिन आपको लगेगा नहीं सीएस बनने के बाद मेरे को तो बिजनेस करना है, पैसे तो है नहीं, तो क्या करोगे? किसके पास जाओगे? बैंकर्स के पास जाओगे, उनसे पैसे लोगे, बिजनेस करना चालू करोगे। और जब आप बिजनेस करोगे, सामान को सेल करोगे, सर्विसेज को रेंडर करोगे, जैसे भी पैसा कमाओगे, क्या हमारे देश में ग्रोथ होगा? हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, क्या एम्प्लॉइज को रिक्रूटमेंट मिलेंगे? तो जब एक पर्सन जॉब करता है तो नो डाउट वो पैसे कमाता है, लेकिन जब वो पर्सन बिजनेस करता है तो वो खुद तो पैसे कमाता ही है, साथ में बहुत सारे लोग उससे पैसे कमाते हैं और कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है, कंट्री की इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो बैंकर्स का क्या रोल है इस काम में? बोला बहुत बड़ा रोल है कि ये क्या करते हैं? सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा उससे पैसा ले रहे हैं, उन्हीं सेविंग्स को उन लोगों को दे रहे हैं जिनको बिजनेस में उन्हें लगाने की जरूरत है। प्रोवाइड करेंगे फंड टू बिजनेस और इंडस्ट्री, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है और हमारे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होते चले जाते हैं। बैंक एक तरीके से बैकबोन का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारी बैकबोन हमको एकदम स्टैंडिंग रखती है, दैट मीन्स पूरी तरीके से हमारे बॉडी को एक जकड़े रखती है, तो बैंक भी एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम के बैंक बैकबोन का काम करते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बेहतर होता रहे। बेटा पहला कंसेप्ट समझ में आया आपको, इंट्रोडक्शन टू बैंक? इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे बेटा। यहां पर हमने बात करी, देखो इंट्रोडक्शन टू बैंक के बाद मीनिंग ऑफ बैंक को थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया, इंपोर्टेंस ऑफ बैंक हमने यहां पर बात कर ली कि भैया मेन रोल इनका क्या होता है, सेफ प्लेस, क्विक और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड लोन फैसिलिटी, कैशलेस और डिजिटल पेमेंट, इस टाइप की हमने बात कर ली। रोल ऑफ बैंक की जब हम बात कर रहे थे तो सेफ कस्टडी, डिपॉजिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, पेमेंट एंड कलेक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग, कैशलेस ट्रांजेक्शन, इन सारे मुद्दों को हमने डिस्कस किया। और लास्टली हमने बात करी बेटा किसकी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला मुद्दा है बैकग्राउंड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बेटा बैकग्राउंड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या बातें करने वाले हैं? कभी आप लोगों ने बैकग्राउंड बनाया अपने घर पर, परिवार में, माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ, कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट न कन्वे करके बहुत बड़ा बैकग्राउंड बनाया हो पहले? अच्छा एक बात बताओ, 11-12 तक जो पिकनिक स्कूल से जाती होगी हर साल, पिकनिक के पैसों पे क्या सिस्टम चलता था? क्या पेरेंट्स से बोलते इमीडिएटली पैसे मिल जाया करते थे? तो पिकनिक के पैसे अगर पेरेंट्स से निकलवाने हैं तो कैसे फैक्ट कन्वे करना होता था? जरा मुझे कोई बच्चा बताओ। या एक बार बोला कि पिकनिक जा रही है, पैसे दो 5,000 रुपये, बोला ये लो बेटा जमा कर दो, मिल गए? ये तरीका? पहला क्वेश्चन, पिकनिक जा रही है, कहाँ जा रही है? चल वहां तो हम लेके चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन कि वहां हम लेके चलेंगे, बोला हर जगह तुम ही लेके चलोगे? ये क्या होता है? मालूम था ऐसे कुछ जवाब देंगे। बच्चा कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलता, वो बैकग्राउंड बनाता है। हो सकता है आपने कैसे बैकग्राउंड बनाए हो। जब भी पिकनिक की बात चलती थी तो बोला डायरेक्ट पैसे मांगेंगे तो मना हो जाएगा, मिलेगा नहीं पैसा, तो हम जा कर के घर पर
समझाया करते थे मम्मी को, पापा को कम, मम्मी को ज़्यादा। क्या आपको मालूम है बाहर घूमने से नॉलेज मिलती है? मालूम है आपको? बाहर घूमने से हमें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बहुत सारी नॉलेज मिलती है, हमारी टीचर बता रही थी। और जब हमारे पास नॉलेज बढ़ती है तो हमारा डेवलपमेंट होगा। काफ़ी सारा घुमा फिरा के बात करने के बाद मम्मी फाइनली पूछ लिया करती थी, बात क्या है, बात बता। इतनी देर से डिस्कशन तेरा जो चल रहा है, मुद्दा तो ये नहीं है, नॉलेज की बात तो तुम्हें पहले कभी नहीं करते हुए देखा गया, आज तुम नॉलेज की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर तब बताया जाता था कि ऐसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बाहर जाना भी पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए पिकनिक जैसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं स्कूल्स में। हमारे स्कूल में भी हो रही है। पैसे की ज़रूरत है, इतने पैसे टीचर्स ने बोले वो दो पैसे, तब हम पिकनिक जाएंगे। तो बेटा ये क्या हुआ? बैकग्राउंड बनाया आपने। बैकग्राउंड बना के जब समझाते हैं ना तो सामने वालों को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है और एग्री कर जाते हैं। बट कई बार ना ऐसे बैकग्राउंड के बाद ही मम्मी पापा ने मना कर दिया। फिर हम दादी दादा के पास पहुँचे, बोले आज से पढ़ना बंद, नाम कटवा दो स्कूल से। क्यों, क्या हो गया, बात क्या है? बोले ये नॉलेज बढ़ने नहीं देना चाहते, घर में दुश्मन तो घर में ही बैठे हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमको नॉलेज मिले। क्यों, क्या हो गया, किसने नॉलेज को रोका तुम्हारी? कि हमारे स्कूल की मैडम हमको लेके जा रही हैं नॉलेज डेवलप करवाने हमारी, और ये मना कर रहे हैं। बोले कोई मना नहीं करेगा, हम बोल देंगे। तो बेटा इस टाइप की एक्टिविटी जो हो रही है, फिर दादाजी ने बोल दिया कि चलो जाने दो इसको पिकनिक, पापा ने पैसे भी दे दिए, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। मेन मुद्दा यह है कि हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की सीधे से बात कर लेंगे, सामने वाला बोलेगा क्यों बनाए इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों बना रहे हैं आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है? बैकग्राउंड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस बैकग्राउंड में हम वो सारे पहलू पर चर्चा करेंगे, वो सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे कि भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाना है हमको। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बैकग्राउंड कई बार किसी न किसी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमको डिस्कस करना पड़ जाता है। बैकग्राउंड अगर हमको समझ में आ जाता है तो फिर वो टॉपिक पर भी चर्चा हमको समझ में आती रहती है। पहला मुद्दा समझो बेटा, एवरी बिजनेस रेगुलरली डिपॉजिट मनी इनटू एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। पहला मुद्दा होता है कि भाई बैंक में हम पैसा जमा करते भी रहते हैं और निकालते भी रहते हैं। कॉन्टिन्यूसली बैंक में पैसा जमा करेंगे और विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एंड विड्रॉ करेंगे, तो कंफ्यूजन हमारे बढ़ते रहेंगे। दूसरा इन्होंने बोला ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस इन द कैश बुक। जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस क्या करता है? अपनी कैश बुक में उसे इमीडिएटली क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे बिजनेस कैश बुक में उन्हें इमीडिएटली क्या करेगा बेटा? रिकॉर्ड कर लेगा। ये बात क्लियर है? दूसरा इन्होंने बोला साइमल्टेनियसली द बैंक रिकॉर्ड द सेम ट्रांजेक्शन इन द बैंक पासबुक। और उम्मीद की जाती है कि सेम टाइम पर बैंक भी उन ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लेगा? रिकॉर्ड कर लेगा। भाई हमने ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट किया अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सेम टाइम पर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। जो ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में डेबिट हुआ वही ट्रांजेक्शन बैंक की पासबुक में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? बेटा आप एक बात बताइए, बैंक का बैलेंस आपके लिए असेट्स होता है या लाइबिलिटी होता है? बैंक का बैलेंस आपके लिए असेट्स होता है या लाइबिलिटी होता है? असेट्स होता है। जब एक असेट्स बढ़ती है उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? बच्चे कह रहे हैं सर उसे डेबिट कर देते हैं। ये बात क्लियर है? तो आपके यहां असेट्स बढ़ रही है तो आप उसे डेबिट कर रहे हो, लेकिन वो पैसा आपने जमा कराया बैंक के पास और बैंक को वो कभी भी वापस देना पड़ सकता है, तो बैंक के लिए वो क्या होगा? लाइबिलिटी। आपके लिए वो असेट्स है पैसा, लेकिन बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। आप उसे डेबिट करोगे तो बैंक उसे सेम टाइम पर क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। अगर बैंक आपको लोन देगा तो वो बैंक के लिए असेट्स हो जाएगा और आपके लिए लाइबिलिटी। लेकिन आपने पैसा बैंक में जमा कराया तो वो पैसा बैंक के लिए क्या होगा? वो पैसा बैंक के लिए क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी। और आपके लिए क्या होगा? असेट्स हो गया। आप उसे डेबिट करोगे क्योंकि असेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी बढ़ा तो बैंक उसे क्या करेगा?
क्रेडिट करेगा। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपने पैसा डेबिट किया तो सेम टाइम पर बैंकर उसे क्या कर देगा, सेम टाइम पर बैंकर उसे क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो साइमल्टेनियसली बैंक रिकॉर्ड द सेम ट्रांजेक्शन इन द पासबुक, और उसे पासबुक कोई किस नाम से जाना जाता है बेटा, बैंक स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? आइडियली द बैलेंस ऑफ बोथ बुक शुड बी सेम, यानी कि जितना आपने डेबिट किया उतना ही पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। आइडियली दोनों बैलेंस क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। बट इन्होंने बोला हाउ एवर इन प्रैक्टिस डिफरेंस फ्रीक्वेंटली अराइज, यानी बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखते हैं, प्रैक्टिस में हम देखते हैं, तो उस दौरान हमारे यहां जो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर रखी है वहां कुछ और बैलेंस होता है, और बैंक की पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो कुछ और होता है। बेटा आपने बैंक में 10 लाख जमा करा है तो आपके पास डेबिट बैलेंस बैंक का कितना होगा, 10 लाख, और बैंक के पास आपका क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए, 10 लाख। लेकिन फिर भी टाइम टाइम पर इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। बैंक की पासबुक कुछ और बैलेंस बता रही है और आपकी कैश बुक कुछ और बैलेंस बता रही है, दोनों जगह डिफरेंस आ गया। अब उस डिफरेंस का रीजन हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस डिफरेंस का रीजन आइडेंटिफाई करके हमको एक रिकंसिलेशन बनाना चाहिए कि भाई कैश बुक के बैलेंस को लेके चले तो डिफरेंस को प्लस माइनस करते हुए हम कहां पहुंच जाएं, पासबुक के बैलेंस पर, और पासबुक के बैलेंस को अगर लेके चले तो डिफरेंस को प्लस माइनस करते हुए हम किधर पहुंच जाएं, कैश बुक के बैलेंस पर। यानी जब भी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में हमको डिफरेंसेस टाइम टाइम पर देखने को मिल सकते हैं, और डिफरेंसेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, डिफरेंसेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और इनमें एक रीजन हो सकता है हमारा चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, डिफरेंस आ जाएगा। एग्जांपल समझो बेटा, चेक क्या होता है, चेक एक पेपर का टुकड़ा होता है। आप मेरे पास आए, मैंने आपसे सामान खरीदा था, आपने कहा पेमेंट कर दो, मैंने कहा ये लो, अभी मैं आपको 10 लाख का चेक बना के देता हूं, ये सर नो बेटा, ये मैंने एक चेक बनाया और 10 लाख का चेक बना करके आपको दे दिया। ये दिखाई दे रहा बेटा, मान लो ये चेक है थोड़ी देर के लिए, क्लियर, ये 10 लाख का चेक बना के मैंने आपको दे दिया। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं आपको चेक प्रोवाइड करूंगा तो क्या मैं अपने यहां अकाउंटिंग करूंगा, जल्दी से बताओ, क्या मुझे एंट्री बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। आप मेरे क्रेडिटर्स थे, मैंने आज आपको चेक दे दिया तो मैं क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगा और बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि ये चेक का जो अमाउंट है वो कहां से डिडक्ट होगा, बैंक से। तो मैंने अपने कैश बुक को तो इमीडिएटली कम कर लिया 10 लाख से। अब आपको ये चेक मिला, आप ठहरे आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति क्या करता है, आलसी व्यक्ति क्या करता है बेटा, वो सोचता रहता है, वो काम नहीं करता। वो काम करने के प्रयास करता रहता है कि ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, पर वो काम नहीं करेगा। तो आलसी व्यक्ति ठहरे आप, मान के चलो, बुरा मत मानना इस बात का, थोड़ी देर के लिए आपने वो चेक अपनी पॉकेट में रखा, पर्स में रखा, और उसके बाद भूल गए कि ये बैंक में भी डालना है। जब भी आप पर्स से पैसे निकालते हो आपको चेक दिखाई देता है, फिर आपको याद आता है ये तो बैंक में डालना था, चलो कल डालेंगे। फिर भूल जाते 2-4 दिन, फिर आपको याद आता है ये तो बैंक में डालना था, चलो कल डालेंगे। बेटा मैंने अपनी कैश बुक से 10 लाख रुपए इमीडिएटली कम कर दिए, लेकिन मेरा बैंक का बैलेंस अभी भी 10 लाख रुपए वहां कम क्यों नहीं हुए, क्योंकि जब ये चेक बैंक में जाके जमा होगा, जब आपके अकाउंट से पैसे कटे, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके अकाउंट में जमा होंगे। लेकिन जब जब चेक जाके जमा ही नहीं करोगे बैंक में, चेक जाके बैंक में जमा ही नहीं करोगे तो होगा क्या, मैंने कैश बुक तो कम कर रखी है लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ा रहेगा। जहां कैश बुक का में पासबुक का बैलेंस बढ़ा रहेगा तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ना, हाँ या ना। तो पहला रीजन, कॉमन रीजन फॉर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। हमने बोला चेक इश्यू मतलब साइन कर दिया, चेक बना दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। क्या यह डिफरेंस की वजह है या नहीं? बेटा 11th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा,
हो सकता है आपने कोई शॉर्टकट तरीका लगा लिया हो। इट मे बी पॉसिबल सम टाइम कुछ ट्रांजेक्शन्स को आप प्लस माइनस बड़ा जल्दी कर दिया करते थे, बट कुछ ट्रांजेक्शन्स में आपको इशू हो जाया करता था कि भाई ये ट्रांजेक्शन हम प्लस कर रहे हैं सही भी है या गलत है। अभी हम लॉजिकल चलेंगे, अब हमको डेबिट और क्रेडिट पर कमांड है, लॉजिकल चलेंगे, लॉजिकल समझेंगे, और फिर जब हम लॉजिकल सीख जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला दूंगा जहां पर दिमाग की बत्ती बंद, मतलब कुछ भी नहीं सोचना, आप फॉर्मूला लगाओ और प्लस माइनस करते चले जाओ। ये बात समझ में आई? लेकिन फॉर्मूले की बातें हम शुरुआत में नहीं करेंगे, शुरुआती हमने इस चैप्टर को समझना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि कई बार अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी आपने सही से नहीं करी तो आंसर कुछ का कुछ आ सकता है, और आंसर जब आ रहा है तो आपको उसे वेरीफाई करना आना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। इसके लिए हमको एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? पहला मुद्दा समझ में आया? पहला मुद्दा क्या है? चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इसका मीनिंग समझ में आया? चेक हमने तो काट दिया, हमने अपने यहां पर रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन कहां प्रेजेंट नहीं हुआ अभी? बैंक के पास तो कोई लेके नहीं पहुंचा, तो बैंक के पास जब लेके नहीं पहुंचा तो आपका अकाउंट बैलेंस तो कम होगा ही नहीं। ये बात क्लियर है? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। कई बार ऐसा होता है कि आपको चेक मिला, आप आलसी व्यक्ति नहीं है, आपने इमीडिएटली सेम डे जाकर के बैंक में जमा करा दिया। बेटा सैटरडे का 15 अगस्त, संडे का छुट्टी, हाँ है ना, 2 दिन काम ही नहीं हुआ, सैटरडे को जाके जमा कराया था लेट, तो सैटरडे गया, संडे गया, मंडे गया, क्योंकि मंडे वो चेक पेटी में से बाहर निकला बैंक में, फिर उन्होंने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करा, फिर उन्हें स्कैन किया, फिर उन्हें क्लियरेंस हाउस भेजा, वहां जाकर के आपका चेक जाकर के मान के चलो वेडनेसडे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। बेटा मैंने किस दिन एंट्री बना ली थी? सैटरडे वाले दिन। चेक तो मैंने सैटरडे को दिया था, सैटरडे को कैश बुक कम हो गई थी, लेकिन बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कब जाकर के? वेडनेसडे में। दिक्कत है ना? बोला ये भी एक डिफरेंस का रीजन होता है, इसे बोलते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस एक तरीके से। जब भी हम बात करते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, बोला चेक हमने डिपॉजिट तो करा दिया लेकिन बैंक ने अभी इसे क्या नहीं किया? क्लियर नहीं करा। ऐसे भी कुछ हमारे डिफरेंस के रीजन हो सकते हैं। आगे हमने बात करी बैंक चार्जेस। बेटा बैंक चार्जेस जानते हो क्या होता है? बैंक चार्जेस समझते हो क्या होते हैं? क्या हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हम पर कोई चार्ज नहीं लगाता, या कुछ चार्जेस भी लगते हैं? बेटा बैंक में जब पैसे जमा कराए जाते हैं तो इंटरेस्ट भी मिलता है। अब गवर्नमेंट बैंक में इंटरेस्ट मिलता है और चार्जेस होते हैं बहुत कम, जो आपके बैंक के बैलेंस में से ही बैंक मिनिमाइज कट कर लेता है, उन्हें डिडक्ट कर लेता है। प्राइवेट बैंक की बात बता रहा हूं, प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करा लेना, जितना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा साल में, उससे ज्यादा तो आपके बैंक चार्ज वो किसी न किसी नाम से काटते रहेंगे। फैसिलिटी ज्यादा मिलती है बट बैंक चार्जेस काफी होते हैं। मेन मुद्दा मैं आपको क्या समझा रहा था, बैंक चार्ज जब डिडक्ट होते हैं ना तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाता है, लेकिन इमीडिएटली आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब बैंक स्टेटमेंट सामने आएगा। तो ऐसे केसेस में आपकी कैश बुक में आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई होती। भाई बैंक ने आपका बैलेंस कम कर दिया, आपको थोड़ी ना पता चला इस बात का, तो आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो बैंक का बैलेंस डाउन हो गया और आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट और डेबिटेड। कई बार लोन लिया तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाती है, कई बार आपका पैसा जमा है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होती है। तो ये काम बैंक कर रहा होता है, आपको जानकारी इमीडिएटली नहीं मिलती इस बात की, और इमीडिएटली जानकारी नहीं मिलती तो आपकी कैश बुक कम या ज्यादा हो सकती है। मान के चलो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो आपको पासबुक डेबिट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं करी। बैंक ने आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया, आपने पासबुक नहीं बढ़ाई है। लेकिन जब बैंक ने आपसे इंटरेस्ट डिडक्ट किया, कट किया, तो आपकी पासबुक में उस एंट्री का जाना चाहिए था, आपकी पासबुक का बैलेंस कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो मेन मुद्दा है कि ऐसे भी कुछ रीजन आ जाते हैं जहां पर इंटरेस्ट क्रेडिट और डेबिट जब किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट पेमेंट। कई बार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कई बार कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं, हमारा भी कस्टमर हो सकता है जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दे,
और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट भी होते रहते हैं ईएमआई वगैरह के। इन केसेस में जो बैंक में जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में आइडिया हमें नहीं मिलता। ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एरर्स और ओमिशन की बात करें, कई बार गलती हो गई, कैश बुक में 10,000 लिखना था 1,00,000 लिख दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है बैंक भी गलती करेगा। बेटा बैंक आपके रिकॉर्ड को देख करके थोड़ी ना एंट्री बना रहा है, बैंक तो अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है। अगर एरर आपके यहां है तो बैंक के यहां एरर होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एरर अगर बैंक में है तो आपकी कैश बुक में एरर होगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो एरर्स और ओमिशन आइदर बाय द बिजनेस और बाय द बैंक, ये भी एक डिफरेंस का रीजन बन सकते हैं। नीड फॉर बीआरएस की बात करें, बोला बीआरएस की जरूरत क्यों होती है? हमने पहले कॉमन रीजंस को आइडेंटिफाई किया, कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और इन्हीं सारे डिफरेंसेस की वजह से बैंक बुक बैलेंस में भी डिफरेंट फ्रॉम पासबुक बैलेंस। जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। बेटा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में कहां लिखते हैं? बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम अपने यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कौन से वाले कॉलम में लिखते हैं? कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में या डिस्काउंट कॉलम में? बैंक कॉलम में। कहां पर लिखते हैं बेटा? बैंक कॉलम में। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं ना और बैंक के बैलेंसेस लिख रहे हैं तो वह कैश कॉलम में तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, और बैंक कॉलम में क्या होगा? बैंक का इनफ्लो आउटफ्लो होगा। और तीसरा कॉलम क्या होता है? डिस्काउंट कॉलम। सेम वे इन्होंने बोला कैश बुक का तो बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक, दोनों के बीच में हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। क्यों रिकॉन्सिलेशन करते हैं? क्योंकि दोनों में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बिकम इनएक्यूरेट, एरर्स में रिमेन अननोटिस्ड, और देयरफॉर बिजनेस प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पीरियडिकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। बोला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब है हमको अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो बैलेंस डेबिट में आ रहा होता है उतना ही बैलेंस हमारे बैंक की पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। अगर वो बैलेंस उतना क्रेडिट नहीं है तो हम दोनों का रिकंसिलेशन करेंगे, दोनों को टैली करेंगे और डिफरेंस के क्या रीजंस हैं उन रीजंस को जानने का प्रयास करेंगे। ये बात क्लियर समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो बेटा ये था आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का बैकग्राउंड जो अब तक हमने डिस्कस किया। अब अगला टॉपिक जो आएगा हमारा बैंक पासबुक या कि बैंक स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? बैंक का पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। यहां तक के डिस्कशन में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सभी को? कोई समस्या तो नहीं? चलिए बेटा अब अगले टॉपिक को हम अगली क्लास से ही कंप्लीट करेंगे।